नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की तरफ से कुछ ऐसी स्टेटमेंट आई है जिसको लेकर पाकिस्तान काफी चिंतित है और ये पूरा प्रयास कर रहे हैं कि कहीं से कुछ ब्लेम या फिर कहीं से यहाँ पे भारत भी इन्वॉल्व कर दिया जाए। यहाँ पे आप लोग देख पाएंगे आर्टिकल में रिसेंटली यूएसए की एक रिपोर्ट पब्लिश हुई, बहुत ही इंटरेस्टिंग रिपोर्ट है कि न्यूक्लियर कॉन्फ्लिक्ट रिस्क हाई है भारत और पाकिस्तान के बीच में। ये पूरी रिपोर्ट आप अगर पढ़ोगे बाय द यूएस डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस तो इनके पास प्रॉपर मैं कहूंगा रीजंस है ये मानने के कि हाँ बिल्कुल भविष्य में एक न्यूक्लियर कॉन्फ्लिक्ट हो सकती है भारत और पाकिस्तान के बीच में। रीजन ऑफ कोर्स यहाँ पे मेरा मानना यही है कि वाटर एक काफी बड़ा रीजन हो सकता है। उसके अलावा एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि पाकिस्तान जिस तरीके से अफगानिस्तान के साथ अपने रिलेशंस बिल्कुल खराब कर चुका है, वो बॉर्डर इनकी काफी हद तक अनस्टेबल हो चुकी है। अल्टीमेटली प्रेशर में आकर ये लोग एक बहुत ज्यादा खराब निर्णय ले सकते हैं। और इससे पहले भी आपको याद होगा साल 2021 में भी एक रिपोर्ट आई थी कि इंडिया पाकिस्तान की वॉर हो सकती है इन द फ्यूचर या फिर एक कॉन्फ्लिक्ट बिल्कुल हो सकती है। और हमने देखा कि ऑपरेशन सिंदूर में ये हुआ भी। हालांकि भारत की मैच्योरिटी थी कि हम लोगों ने टाइम पर यह कॉन्फ्लिक्ट खत्म कर दी, नहीं तो रशिया, यूक्रेन, यूएस, ईरान की तरह हम भी लंबे समय तक उलझ जाते। नाउ ये रिपोर्ट अपने आप में काफी चिंताजनक है। उसके बाद हम सडनली देखते हैं कि यूएसए की जो इंटेलिजेंस चीफ है तुलसी गैबर्ड, इनकी स्टेटमेंट आती है। ये कहती है कि पाकिस्तान इज अमंग द बिगेस्ट न्यूक्लियर थ्रेट्स टू द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। भारत को तो बिल्कुल रिस्क है ही। इन्होंने बाद में यहां पर जब यूएसए के अगेंस्ट खतरों की बात करी तो उसमें ईरान, नॉर्थ कोरिया के साथ पाकिस्तान को भी मेंशन किया गया। और एक पर्टिकुलर मिसाइल है जो पाकिस्तान अभी भी डेवलप कर रहा है जिसको लेकर यूएस बहुत ज्यादा चिंतित है। ना सिर्फ यूएस, एक्चुअली इजराइल भी बहुत ही ज्यादा चिंतित है। और ऐसा नहीं है कि ये सब बस कोई रैंडम डोनाल्ड ट्रंप की ट्वीट में बोल दिया गया है। ट्रंप की ट्वीट को अनफॉर्चुनेटली अब कोई इतना सीरियसली लेता भी नहीं है। आज वो कुछ कह देंगे, कल वो कुछ कह देंगे, बट यूएस गवर्नमेंट के जो ऑफिशियल पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स हैं दे आर द मेन थिंग। वहां पर किस देश के बारे में क्या लिखा है उससे हमको पता लगता है कि यूएस एक्चुअली क्या सोच रहा है। नाउ इधर आप देख पाओगे इस डॉक्यूमेंट में लिखा है साफ साफ कि चाइना, रशिया, नॉर्थ कोरिया, ईरान, पाकिस्तान ये लगातार रिसर्च कर रहे हैं और डेवलप कर रहे हैं एडवांस्ड या फिर ट्रेडिशनल मिसाइल डिलीवरी सिस्टम्स विद न्यूक्लियर कन्वेंशनल पेलोड्स जो बिल्कुल होमलैंड को हिट कर सकता है। और अमेरिकन का ये मानना है कि साल 2035 तक ये सभी देश ऐसे मिसाइल्स डेवलप कर चुके होंगे जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका तक भी पहुंच पाए। और अगर आपका यहां पर सवाल ये है मगर यूएसए को चिंता की क्या बात, यूएसए के पास एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं। कल को मान लो पाकिस्तान ने मिसाइल लॉन्च कर भी दिया तब भी यूएस आराम से खुद को डिफेंड कर सकता है। आप इन लोगों के सोचने का तरीका देखिए। ये लोग इस चीज पर भी गौर कर रहे हैं कि देयर मिलिट्रीज, ये जो यहाँ पर देश है चाइना, ईरान, नॉर्थ कोरिया, पाकिस्तान, इन सब की जो मिलिट्रीज हैं ये प्लान करेंगी कि ये अपने मिसाइल्स सस्ते रखे, एक्सपेंडेबल सिस्टम्स के साथ रखे ताकि यूएस एयर डिफेंस सिस्टम्स को ये कॉस्ट बेसिस पर हरा पाए। कि कल को इतने सारे मिसाइल्स ये कंट्रीज लॉन्च कर सकते हैं यूएसए पर कि हर एक मिसाइल को शूट डाउन करने में मिलियंस ऑफ डॉलर्स का खर्चा आएगा। और यूएस को जेन्युइनली सोचना पड़ेगा कि क्या हर मिसाइल को हम रोक भी सकते हैं या नहीं। और एक सवाल आप मुझसे यहां पर यही पूछ सकते हैं मगर मिसाइल्स तो देखिए इस टाइप के भारत भी डेवलप कर रहा है, भारत का मेंशन नहीं है यहाँ पे। तो इंटरेस्टिंग बात देखिए, भारत के बारे में इन्होंने बात तो करी है कि हाँ बिल्कुल भारत नए और लॉन्गर रेंज न्यूक्लियर डिलीवरी सिस्टम्स को डेवलप कर रहा है, मगर यूएस भारत को एक थ्रेट की तरह नहीं देखता। ये क्लैरिटी अमेरिकन में है। इनको पता है टेम्परेरी दोस्त कौन से होते हैं जिनको एक औजार की तरह आपको इस्तेमाल करना है, फॉर एग्जांपल पाकिस्तान। और लॉन्ग टर्म पार्टनर्स कौन से होते हैं आपके, जहां पे गूगल, माइक्रोसॉफ्ट 15 बिलियन, 20-30 बिलियन डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट करेंगे फॉर द लॉन्ग रन। यहां पे आप देख पाओगे ये वाला जो पार्ट है विद वेरिंग डिग्रीज ऑफ सक्सेस, चाइना, नॉर्थ कोरिया एंड पाकिस्तान, रशिया प्रॉब्ली विल कंटिन्यू टू रिसर्च, डेवलप एंड फील्ड डिलीवरी सिस्टम्स दैट विल इंक्रीज देयर रेंजेस। इनके मिसाइल्स की रेंज बढ़ती रहेगी, एक्यूरेसी भी बढ़ती रहेगी और ये यूएसए के मिसाइल डिफेंस सिस्टम के लिए एक चैलेंज रहेंगे। फिर ये आगे कहते हैं भारत के बारे में कि हाँ भारत भी ऐसे मिसाइल्स डेवलप कर रहा है, बट आप देखोगे भारत को चाइना, नॉर्थ कोरिया, पाकिस्तान, रशिया इनकी कैटेगरी में यूएस नहीं देखता। लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से आप कह सकते हैं यूएस काफी कंफर्टेबल फील करता है इंडिया की मिलिट्री को लेकर। हाँ ये बात भी साथ साथ है कि कल को मान लीजिए भारत बहुत ही तेजी से ग्रो करना शुरू कर दे, नेक्स्ट चाइना बनने का हमारा एक रास्ता बनना शुरू हो जाए, तो उस केस में कोई बड़ी बात नहीं है कि यूएस इंडिया को भी इन कंट्रीज की लिस्ट में डाल सकता है। याद रखिएगा
बदलाव इसमें होते रहते हैं। कनाडा ने जस्टिन ट्रूडो के टाइम में भारत को नॉर्थ कोरिया और रशिया से कंपेयर करना शुरू कर दिया था और यह बोल दिया था कि भारत से कनाडा को बहुत बड़ा खतरा है। तो अगेन सरप्राइज मत होइएगा, जैसे जैसे हम $10 ट्रिलियन की इकोनॉमी की तरफ बढ़ेंगे, और अगेन यहाँ पे ये मैटर करेगा कि भारत की ग्रोथ की स्पीड क्या रहती है। क्या हम लोग यहाँ पे इनोवेशन करना शुरू कर देते हैं? क्या हमारे यहाँ ऐसी कंपनीज आ जाती है जो अमेरिकन मार्केट को चैलेंज करती है? नहीं, अ लॉट ऑफ थिंग्स विल डिपेंड ऑन द प्रोग्रेस ऑफ इंडिया। बट अभी के लिए मैं आपको बता दूं, यूएस पाकिस्तान को लेकर काफी कंसर्न है। चाइना एक ऐसा केस है जिसको लेकर यूएस कुछ ज्यादा कर नहीं सकता। चाइना इज टू स्ट्रॉन्ग नाउ। नॉर्थ कोरिया के अगेंस्ट सैंक्शन इन लोगों ने लगा रखे हैं, एंड आई वुडंट बी सरप्राइज्ड एक बार यूएस क्यूबा और ईरान का जो किस्सा है ये निपटा ले, उसके बाद इनका अगला फोकस होगा नॉर्थ कोरिया। रशिया के साथ आप देख रहे हैं ये ऑलरेडी रशिया को जा चुके हैं यूक्रेन वॉर में। आई बिलीव पाकिस्तान यूएसए के लिए एक बड़ा थ्रेट होने वाला है। कुछ जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट ये भी मानते हैं कि अगर पाकिस्तान यूएस के लिए बहुत ही ज्यादा बड़ा थ्रेट बन गया तो जिस तरीके से आज के समय ये ईरान का एक सोल्यूशन निकाल रहे हैं, फ्यूचर में पाकिस्तान का भी सोल्यूशन निकाला जाएगा। और उस केस में भी मैं आपको बता दूं, इजराइल मेन लीड प्ले करेगा। और ये रिपोर्ट देखो मैं पढ़ पा रहा हूं, मैंने आपके साथ शेयर करी है। ऑब्वियसली मुझसे पहले पाकिस्तान की आईएसआई, इनकी सरकार, बाकी जो देशों की सरकारें हैं उन्होंने भी ये रिपोर्ट देखी होगी। ऑफिशियल यूएस गवर्नमेंट की रिपोर्ट है। एक बार को आप मुझसे आप ये भी पूछ सकते हैं कि यूएस ये सब बातें इतने स्पष्ट शब्दों में छाप क्यों देता है? इसके पीछे रीजन बहुत ही सिंपल है। देखो, यूएस एक तरीके से इन सभी देशों को ना एक वार्निंग भेज रहा है कि वी आर वॉचिंग यू। ये पाकिस्तान के लिए, ये जो मेंशन यहाँ पे हुआ ना पाकिस्तान का, इन लोगों के लिए ये एक सॉफ्ट वार्निंग है कि हम लोग आपके मिसाइल डेवलपमेंट सिस्टम को लेकर कंफर्टेबल नहीं है। अगर हमारी बात अर्ली स्टेजेस में समझ में आ रही है तो जो बदलाव आपको करने हैं कर लीजिए, नहीं तो बाद में हम और तरीके यूज करेंगे। ये लिटरली आप कह लीजिए पूरा डॉक्यूमेंट एक वार्निंग की तरह है। पाकिस्तान की सरकार ने इमीडिएटली इसका रिएक्शन दिया और यह कहा कि देखो, आप इंडिया को देखो कि फोकस होना चाहिए यूएसए का भारत पर, नॉट आर्स। हमारे मिसाइल्स खतरनाक नहीं है, इन लोगों के मिसाइल्स खतरनाक हैं। अब देखो, वैसे पाकिस्तान के साथ जो हुआ ऑपरेशन सिंदूर में, आप आर्ग्यू कर नहीं सकते इंडिया के मिसाइल्स काफी डेंजरस है, बट ओनली फॉर पाकिस्तान। किसी और देश पर हमने कभी भी ये मिसाइल्स यूज किए नहीं है। और इवन पाकिस्तान में भी जो टेरर इंस्टॉलेशंस हैं वो हमारा प्राइमरी टारगेट था। जब इनकी मिलिट्री ने इनके आतंकवादियों को बचाने का प्रयास किया तब हमने इनके मिलिट्री बेसिस को टारगेट किया। यहाँ पे आप देख पाओगे पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय का जो स्पोक्समैन है, इन्होंने स्टेटमेंट दी है कि इंडियाज डेवलपमेंट ऑफ मिसाइल कैपेबिलिटीज एक्सीडिंग 12,000 किलोमीटर्स रिफ्लेक्ट्स ए ट्रैजेक्टरी दैट एक्सटेंड्स बियॉन्ड रीजनल सिक्योरिटी कंसिडरेशंस एंड इज सर्टेनली ए कॉज ऑफ कंसर्न फॉर नेबरहुड एंड बियॉन्ड। पाकिस्तान के पास अभी जो करंट मिसाइल है, सबसे लॉन्गेस्ट रेंज मिसाइल, इसकी रेंज है 2700 से लेकर 2800 किलोमीटर्स। भारत के पास ऑब्वियसली अग्नि मिसाइल्स हैं जिनकी रेंज बहुत ज्यादा है। एक्चुअल जो रेंज है इनकी, ये ऑफ कोर्स हम लोग बताते नहीं है। चाइना, पाकिस्तान काफी बार कह चुके हैं कि भारत 10-12 हजार किलोमीटर भी हिट कर सकता है। हम लोग अपनी रेंज की जो एबिलिटी है, मिसाइल रेंज की जो एबिलिटी है, ये काफी कम बताते हैं। और इसी चीज को फोकस बनाकर पाकिस्तान कह रहा है कि यूएसए को भारत की तरफ देखना चाहिए। बट अगेन, ये जो बात पाकिस्तान कह रहा है कि नॉट आर्स देयर्स इज कंसर्निंग, ये चाइना भी बोल चुका है इन द पास्ट। यूएसए ने चाइना की बात भी इग्नोर कर दी थी और पाकिस्तान के केस में भी यही होगा। देखना यह होगा कि पाकिस्तान की मिलिट्री, इनकी सरकार क्या एक कोर्स करेक्शन करती है। क्या ये लोग समझ जाते हैं कि अच्छा ठीक है, यूएसए खुश नहीं है हमारे लॉन्ग रेंज मिसाइल को लेकर, इस प्रोजेक्ट को डंप कर देते हैं, इसको बंद कर देते हैं, या फिर ये लॉन्ग रेंज मिसाइल्स बनाते रहते हैं इस उम्मीद से कि इससे हमारी लीवरेज बढ़ेगी, हमारा एक जियोपॉलिटिकल जो कद है ये बढ़ेगा, कल को उस लीवरेज का इस्तेमाल कर सकते हैं हम रीजन में कुछ और गेन करने के लिए। इट इज ऑल गिव और टेक। एक लिटरली आप कह सकते हैं एक टाइप का गैम्बल है ये, लॉन्ग टर्म फ्यूचर गैम्बल, कि ये पॉलिसी अगर हम फॉलो करें तो इसका फायदा ज्यादा होगा या नुकसान ज्यादा होगा। पाकिस्तान आने वाले टाइम में क्या रास्ता चूज करेगा, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा पूरे रीजन के लिए। कुछ अपडेट्स आएंगे इस टॉपिक से रिलेटेड तो मैं आपके लिए अपडेटेड वीडियोस लाता रहूंगा। और फाइनली यहाँ पे आप लोगों से मैं सवाल पूछूंगा कि हाल ही में ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2026 का रिलीज किया गया। इस इंडेक्स को किस कंट्री ने टॉप किया है? ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, नॉर्थ कोरिया, पाकिस्तान, सूडान या फिर नाइजर। कमेंट सेक्शन में करिए इसका सही आंसर। जो लोग देंगे सही आंसर उनकी कमेंट को मैं दे दूंगा हार्ट, ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही उत्तर क्या है। ना आपने ऐसे आर्टिकल्स बहुत देखे होंगे कि भारत में ग्रेजुएट्स तो बहुत सारे प्रोड्यूस हो रहे हैं, मगर इनमें से बस 40% के आसपास एम्प्लॉयबल है, बाकी 60% में स्किल्स की कमी है। और स्किल्स कौन सी चाहिए? आप देख पाओगे इन रिपोर्ट्स में साफ साफ लिखा हुआ है कि डिमांड है
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा एनालिटिक्स और डिजिटल स्किल्स की। और जिस तरीके से भारत में लगातार डेटा सेंटर्स बनाने की बात की जा रही है, भारत के रीसेंट एआई समिट में भी बताया गया है कि भारत में बहुत सारे डेटा सेंटर्स बनाए जाएंगे। सबसे ज्यादा डिमांड भारत में होने वाली है डेटा साइंटिस्ट की। और आज की तारीख में भारत में कई यंगस्टर्स हैं जो डेटा साइंटिस्ट बनकर काम कर रहे हैं टॉप एमएनसीज में, जैसे कि टीसीएस, गूगल पे और वेरियस और कंपनी, एक्सेंचर, आईबीएम। डेटा साइंटिस्ट की डिमांड भारत में आपको हर जगह मिल जाएगी। नाउ आदमी सुनता है ये टाइटल डेटा साइंटिस्ट तो लगता है कि अच्छा कोई पीएचडी चाहिए होगी इसके लिए, कोई मैथमेटिक्स में आपको शायद जीनियस होना होगा, 18 साल की उम्र से तैयारी करनी पड़ेगी तभी बन पाओगे, आईआईटी के आपको बैकग्राउंड चाहिए। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं आपको बता दूं, बहुत सारे सक्सेसफुल डेटा साइंटिस्ट आते हैं इंजीनियरिंग, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स और इवन कंप्लीटली नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से भी आ सकते हैं। आपका इंटरेस्ट सिंपली होना चाहिए स्टैटिस्टिक्स में। मैथमेटिक्स में आपको याद होगा स्कूल में आपने स्टैटिस्टिक्स पढ़ा था, वहाँ पे आपका इंटरेस्ट है, लॉजिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग आपका माइंड है, आपको मज़ा आता है, आप पेशेंट है डीबगिंग को लेकर, मैसी डेटा सेट्स को लेकर, और आपको नए टूल्स लर्न करने में मज़ा आता है। कॉन्स्टेंटली आपको लर्न करना आपका एक जीवन का पैशन है, तो बिल्कुल यू कैन बिकम ए डेटा साइंटिस्ट। तो आपको करना यहाँ पर सिंपली क्या है, सिंपली इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाइए, लिंक आपको मिल जाएगा, ये लिंक ओपन करिए, यहाँ पे अपने डिटेल्स डालिए, यूज द कोड PD10 टू गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट पॉसिबल। वर्क ऑन योर स्किल, अपने आप को अपस्किल करिए, जॉब रेडी खुद को बनाइए और स्टार्ट योर करियर इन डेटा साइंस। और इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।